दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी और रियल्टी ग्रेड परीक्षा के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय संगठन, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी, पीजीटी और रियल्टी ग्रेड परीक्षा के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो आप जान लीजिए दोस्तों, दिसंबर 1982 में नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज के सोनकिया द्वारा की गई थी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो आप जान लीजिए, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ मिला है? तो उत्तर है इनाम गांव में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? आपको बताना है। देखिए, आद्य रूप शिव, मातृदेवी, पीपल या विष्णु? तो सही उत्तर है विष्णु की। दोस्तों आप जान लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में ऐसे साक्ष्य बहुत मिलते हैं जिसके आधार पर ये लगता है कि मातृदेवी पुरुष देवता में आद्य रूप शिव, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक पीपल और पशु आदि की पूजा होती थी, लेकिन विष्णु जो हैं वो वैदिक कालीन देवता माने गए हैं। सिंधु सभ्यता में इनकी पूजा नहीं होती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सिंधु काल, वैदिक, संगम या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर, चित्रकारी और मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और ये हिंदू, जैन और बौद्धों में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो उत्तर है गेहूं और चावल। दोस्तों आप जान लीजिए, कृषि और पशुपालन उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे और उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल चावल और गेहूं थी। अगला प्रश्न आसान सा है, उत्तर वैदिक काल में विचरण कर शिक्षा देने वाले गुरु क्या कहलाते थे? होता, चरक, चरण या सूत? तो सही उत्तर है चरक। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में विचरण करके शिक्षा देने वाले गुरु चरक कहलाते थे। इस काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित या यज्ञ संपन्न कराता था उसे होता कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? उपनयन, समावर्तन, ब्रह्मचर्य या सीमांतोन्नयन? तो सही उत्तर सीमांतोन्नयन। आप जान लीजिए, गर्भाधान के चौथे से 8वें मास तक सीमांतोन्नयन संस्कार होता था और इस संस्कार में पुरुष मातृ पूजा करता था और प्रजापति देवताओं को आहुतियां दी जाती थीं। स्त्री अपने केसों में सुगंधित तेल डालकर यज्ञ मंडल में प्रवेश करती थी, जहां वेद मंत्रों के उच्चारण के मध्य उसका पति उसके बालों को ऊपर उठाता था। बाद में गर्भिणी स्त्री के शरीर पर एक लाल चिन्ह बनाया जाने लगा, जिसे भूत प्रेत आदि भयभीत होकर उससे दूर रहें, और इस संस्कार के बाद स्त्री को सुख तथा सांत्वना प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, धमेख स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है धमेख स्तूप सारनाथ, वाराणसी में स्थित है। स्तूप का अर्थ होता है ढेर या थूहा। इसका प्रारंभिक रूप अर्ध गोलाकार रूप में मिलता है और दोस्तों जो स्तूप है इनका अंतिम निर्माण गुप्त सम्राटों के काल में माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो आप जान लीजिए, बौद्ध धर्म से संबंधित है धम्म चक्र प्रवर्तन। और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार किया और इनका प्रारंभ उरुवेला से 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? तो सही उत्तर है ब्रह्मा ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि बौद्ध मान्यता के अनुसार ब्रह्मा यानी देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि वह अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो आप जानते हैं ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में। और 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों गौतम जो हैं वो सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए थे। और सबसे पहले ऋषिपत्तनम यानी वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। और बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ऋषिपत्तनम, मृगदाव या सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? तो उत्तर है 7 वर्गों में। ये 7 वर्ग दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शासनकाल में धर्म और नैतिकता का अधिकारी कौन होता था? तो ये था धर्म महामात्र। दोस्तों आप जान लीजिए धर्म महामात्र अशोक के शासनकाल में धर्म और नैतिकता का अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो सही उत्तर है कृषि विभाग। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था और राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध था। और अर्थशास्त्र में धान की फसल को सबसे उत्तम और गन्ने की फसल को सबसे निकृष्ट बताया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर आप देखिए रजुक, युक्त, अमात्य और धर्म महामात्र में से क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है धर्म महामात्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? तो सही उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों आप जान लीजिए दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख मिला है। ये वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से लिया जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपड़क या नागार्जुन? तो सही उत्तर है नागार्जुन। आप जान लीजिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। इसमें अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपड़क थे, नागार्जुन इसमें नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी यानी उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही थी, वो संधि कौन सी थी? तो सही उत्तर है ये थी सालवाई की संधि। और सिंधिया की मध्यस्थता से 17 मई 1782 को मराठों और अंग्रेजों के बीच सालवाई की संधि हुई थी। और इस संधि का सबसे बड़ा महत्व ये था कि मराठों और अंग्रेजों के बीच 20 वर्ष तक शांति बनी रही थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है तारीख फिरोजशाही। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण पद्धति के बारे में विस्तृत जानकारी का मुख्य स्रोत बरनी का तारीख फिरोजशाही है। और अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, लेकिन उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें उसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नानकार और बंध क्या थे? तो उत्तर है लगान मुक्त भूमि। आप जान लीजिए मध्यकाल में नानकार और बंध का तात्पर्य लगान मुक्त भूमि से है। कहीं कहीं बंध गुलाम के लिए भी प्रयोग किया जाता था। अब आइए अगले प्रश्न पर। 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन से लघु चित्रों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया और इस परिवर्तन को लाने के जिम्मेदार कौन थे? देखिए, तुर्क, अरब, चीनी या पुर्तगाली। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तुर्क। भारत में 15वीं शताब्दी में चित्रकला का विकास मुगलों के द्वारा किया गया था, जिसे ईरानी कला का जिसमें मिश्रण था, और भारत में ये परिवर्तन ईरान के माध्यम से तुर्कों द्वारा लाया गया था। बाबर के पुत्र हुमायूं ने फारस और अफगानिस्तान से अपने निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, राजवाही और उलूग खानी क्या थी? तो सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने कृषि और सिंचाई के विकास के लिए नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राजवाही और उलूग खानी नहरें थीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजवाही और उलूग खानी फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चांदी का टंका और तांबे का जीतल मुद्राओं का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो देखिए, ये कौन थे? सही उत्तर शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो दोस्तों, सुल्तान दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, और सतलज सल्तनत युग के दो मुख्य सिक्के जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सल्तनत युग के दो प्रमुख सिक्के, चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल, उसी ने प्रारंभ किया और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की। अगला प्रश्न है, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो बलबन का जन्म तुर्कों के इल्बारी संप्रदाय में हुआ था। बलबन इल्तुतमिश की भांति इल्बरी तुर्क था। बलबन ने 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई हैं? तो आप जान लीजिए, ये था मोहम्मद गोरी। दोस्तों, आप जान लीजिए मोहम्मद गोरी, इसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति निर्मित है और दूसरी ओर कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो सही उत्तर है औरंगजेब। दोस्तों, आप जान लीजिए कि औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने सबसे पहले तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, इसको स्वीकार किया था? तो सही उत्तर है अकबर। अकबर ने व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रथाओं को मनाया। उसने झरोखा दर्शन और तुलादान की शुरुआत की और एक जैसा हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहारों को मनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के काल में दीवाने बयूनात किसका प्रभारी होता था? ऑप्शन देखिए, राजस्व संग्रह, अनाज बाजार, टकसाल या कारखाना? तो सही उत्तर है कारखाना। दोस्तों, आप जान लीजिए अकबर के काल में दीवाने बयूतात अथवा नाजीरे बयूतात कारखाने का अधीक्षक होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक फ्रांसीसी था? आपको बताना है। बर्नियर, हॉकिंस, थॉमस रो या राल्फ फिच? तो सही उत्तर है बर्नियर। आप जान लीजिए बर्नियर फ्रांसीसी डॉक्टर था और 1665 से 1668 तक ये भारत में रहा। थॉमस रो अंग्रेजी राजनयिक थे, वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अकबर ने। दोस्तों, अकबर के काल में आप जान लीजिए अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। अगला प्रश्न है, महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय कौन सी थी? तो ये थी असीरगढ़ विजय, ऑप्शन सी।
अकबर ने 1591 में शेख अबुल फजल के भाई फैजी को अपना दूत बनाकर खानदेश भेजा, जिस पर खानदेश के शासक राजा अली खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर भी देना स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? तो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा सतीश चंद्र ने। दोस्तों सतीश चंद्र ने, आप जान लीजिए कि जागीरदारी संकट को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है। अगला प्रश्न है, एक राजपूत राजा ने औरंगजेब का धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी थी, उसका नाम क्या था? तो सही उत्तर है जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब के धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी थी। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन या इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आप जानते हैं आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा था कि ढला लोह नौकरशाही जो है वो हमेशा नहीं चल सकती है? रिपन, लॉरेंस, मेयो या फिर मिंटो? तो आप जान लीजिए ये कथन दोस्तों लॉर्ड रिपन का है, जिसने कहा था कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती है। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप जान लीजिए इल्बर्ट बिल विवाद दोस्तों ये रिपन के शासनकाल की प्रमुख घटना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किए थे? आपको बताना है। देखिए, पेशवा, अवध के नवाब, हैदराबाद का निजाम या तंजौर के शासक? तो सही उत्तर है अवध के नवाब ने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? बम्बई, पुणे, कोलकाता या फिर दिल्ली में? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पुणे में। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ से स्थानांतरित करके बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका अधिवेशन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोनाथन डंकन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वाराणसी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है दोस्तों। जोनाथन डंकन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जोनाथन डंकन ने वर्ष 1791 में हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वाराणसी यानी जो है काशी यानी वाराणसी में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी और बाद में 1974 में इसी कॉलेज का नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक उपाय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? तो कौन सा आप बताइए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में कई लोकोपकारी कार्य किए गए। इनमें कुछ कार्यों में सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है ये लॉर्ड विलियम के समय काल में नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय काल में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो सही उत्तर कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 1854 में, 1856 में, 1858 या 1860 में।
तो सही उत्तर आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, इसके द्वारा जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया था और इनके प्रयासों के फलस्वरूप हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो उत्तर है, देखिए, करसोन दास मूल जी के द्वारा। आप जान लीजिए, करसोन दास मूल जी 1852 में गुजराती में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका निकाली थी, जिसमें उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की है। और करसोन दास मूल जी महिला मुक्ति के लिए काम करने वाले अग्रणी भारतीय समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है, कौन लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सेवी गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा किसने दिया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों 1904 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की और 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से था कामगारों की दशा से, काम के घंटे से, संघों की स्थापना या हड़तालों पर रोक से? तो सही उत्तर हड़तालों पर रोक से। आप जान लीजिए कि 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से हड़तालों पर रोक से संबंधित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? देखिए, सतारा, आगरा, दिल्ली या बिलासपुर? तो सही उत्तर है दिल्ली। दोस्तों आप जान लीजिए, निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का मुख्य केंद्र दिल्ली था और वाल्मीकि आंदोलन का संबंध भंगी जाति से है। 1926 में प्रथम वाल्मीकि सभा का आयोजन दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव किसने रखी थी? तो आप जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन संबंधित था किससे? जाति आंदोलन, मजदूर आंदोलन, किसान या जनजाति आंदोलन? तो सही उत्तर है किसान आंदोलन। आप जान लीजिए, औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है हेनरी विवियन डेरेजियो। दोस्तों बंगाल के प्रथम पीढ़ी या युवा पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर हेनरी विवियन डेरेजियो का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर 1885 में। आप जान लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर कि आप जान लीजिए 1875 में, ये थोड़ा सा डेट आप देखिए, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1888 में किया था। इसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना, लोगों को कांग्रेस से दूर रखना और मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। दोस्तों फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे बाद में इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने वर्ष 1821 में निकाला था? तो सही उत्तर है राजा राम मोहन राय ने। और आप जान लीजिए, राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी नामक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से प्रारंभ किया था और इस पत्र द्वारा समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए प्रचार प्रसार किया जाता था। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज के कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया और उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी में भारत का पुनर्जागरण संभव हो सका था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने अनुप्राणित किया था? तो सही उत्तर है देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1856 में। और आप जान लीजिए, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और इनके प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य युग में जो है मराठाओं और अंग्रेजों के बीच संधि या सम्मेलन का सही मेल नहीं खाता है? देखिए, सूरत की संधि 1785 ये आपका सही नहीं है। बड़गांव की संधि 1789, बेसिन संधि या भसीन की संधि 1802, सालबाई की संधि 1782। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सूरत की संधि जो है ये 1775 यानी 1775 में हुई थी, न कि 1785 में। तो ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक की प्रथम प्रसिद्ध पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो सही उत्तर है जय सिंह। दोस्तों आप जान लीजिए, औरंगजेब ने शाइस्ता खां के असफल होने पर शिवाजी को कुचलने के लिए आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण भारत भेजा। वो बड़ा कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उसने शिवाजी से 1665 में पुरंदर की संधि की और इस संधि की प्रमुख शर्तों में शिवाजी द्वारा अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को देना था और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाना था। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि निम्नांकित को उसके क्रम में व्यवस्थित करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप जान लीजिए, सतारा षड्यंत्र केस ये 1910 में। इसके अलावा अहमदाबाद बम केस जो है 1909 में हुआ था। पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 1927 है और अलीपुर षड्यंत्र केस आप जानते हैं 1908 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखिए, 4, 2, 1, 3 आपका सही कोट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। और इसमें हमने कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो भी दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।